नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे भोपाल में आईटी की ओर से लावारिस हालत में जब्त किए गए सोना, नकदी की और आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर से बरामद करोड़ों रुपए की, जिसे लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। भोपाल में आयकर विभाग ने लावारिस हालत में 52 किलो सोना, 11 करोड़ रुपए नगद और आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर से करोड़ों रुपए की नकदी बरामद की है। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के पूर्व सिपाही सौरभ शर्मा के भोपाल स्थित घर पर हुई लोकायुक्त की छापेमारी में लगातार बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसे लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस मामले में कहा कि उन्हें जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। पहले सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कि जांच एजेंसी ने ये तो कहा कि हम आ रहे हैं, पर इसके साथ साथ उसी जांच एजेंसी के किसी ने ये कहा कि सौरभ जी आप चले जाओ दुबई। उसी जांच एजेंसी के किसी ने कहा कि सोना गाड़ी में डालो, नगद डालो, जंगल में छोड़ा, हमें मिलेगा वो थोड़ा सा मिल जाएगा, इसलिए भरोसा। हेमंत ने जो बात कही बहुत गंभीर है। मैं भी उसकी बात में मेरी बात हेमंत जी की बात में मेरी बात मिला। ये जो भाई साहब है दुबई गए, इनको अब सुरक्षा मिलनी चाहिए, इनको पुलिस सिक्योरिटी मिलनी ही चाहिए, क्योंकि ये जब आदमी गिरफ्त में आएगा तो जो प्रमोद जी ने मेरे से सवाल किया कि कौन लोग हैं, वो चेहरे सामने आएंगे। मुझे डर है कि हत्या नहीं हो जाए, जो सौरभ है इनके पे हमला नहीं हो जाए, ये गायब नहीं हो जाए, इसलिए जितनी जल्दी हो पुलिस इनको सुरक्षा दे। इसलिए कि जो व्यक्ति एक पकड़ा गया है जिसके घर आईटी के रेट वो भाग गए, उनको भगाया क्यों गए, और वो रेट के एक दिन पहले ही क्यों भागे? इसका मतलब है कि मूल जो राज है ये किसका माल है और क्या क्या है ये सब नहीं पता चले, इसलिए उनको रवाना किया, वो भी दुबई। इसलिए मेरा मानना है कि उस व्यक्ति को पकड़ के लाए, पूरी पुलिस सुरक्षा हो, उसकी जान माल को किसी प्रकार का खतरा न हो, ये कांग्रेस पार्टी मांग करती है। और उससे वो पूरे राज उगले, क्योंकि हम कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट पूछेगा जब आदमी नहीं मिलेगा। ऐसा हो चुका है सागर में। वहीं इस मामले में उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे का बड़ा बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि रेड अरेरा कॉलोनी स्थान पर हुई है। सेवानिवृत्त आरक्षक सौरभ शर्मा, उनके मित्र चेतन का नाम सामने आ रहा है। सौरभ शर्मा ने काला धन अर्जित किया था। ये छोटी मछली है, इसमें असली मगरमच्छ नाम उसका सामने आना अभी बाकी है। मुझे ऐसी आशंका है कि इसमें महत्वपूर्ण तथ्य डिलीट किए जा सकते हैं। ये जो रेड अरेरा कॉलोनी स्थित निवास पर हुई है, सेवानिवृत्त परिवहन के आरक्षक सौरभ शर्मा और उनके मित्र चेतन का इसमें नाम सामने आ रहा है, और उनके द्वारा कई करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की गई थी, काला धन अर्जित किया गया था। परंतु ये बहुत छोटी मछली है, इसमें जो असली बड़े मगरमच्छ है वो अभी उनके नाम सामने आना बाकी है। और मुझे ऐसी आशंका है और ऐसी खबर प्राप्त हुई है कि इसमें कई महत्वपूर्ण तथ्य डिलीट किए जा सकते हैं। कोई बड़े दबाव में उनको डिलीट भी करवा सकते हैं, इसमें बड़े लोग भी शामिल हैं। और इन सारे फुटेजेस को सुरक्षित करके अपने पास रखें, मेरा आपसे आग्रह है, इससे कि जांच के जो साक्ष्य हैं वो मिटाए नहीं जा सके। जरूरत पड़ेगी तो मैं इस पूरे प्रकरण को हाईकोर्ट भी लेकर के जाऊंगा, और हो सकता है हाईकोर्ट में फिर यह साक्ष्य पुनः मांगे जाए। तो इसलिए इधर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि जिस सरकार में कार्रवाई होती है, विपक्ष उसी सरकार की तरफ उसे डालने का प्रयास करता है। आइए सुनते हैं कि क्या कह रहे हैं आशीष अग्रवाल। देखिए, जिस सरकार में कार्रवाई होती है, विपक्ष निकलकर उसी सरकार की तरफ डालने का प्रयास करता है। वो क्यों भूल जाते हैं, ये हमारी ही सरकार है जिसमें प्रशय नहीं मिलता, जिसमें संरक्षण नहीं मिलता, जिसमें कार्रवाई मिलती है। बाकी कमलनाथ सरकार किस तरीके से शीर्ष से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त थी, और उसी लिप्तता के कारण जिन साथियों ने छोड़ा, आज उन्होंने राष्ट्रवादी और ईमानदार सरकार का निर्माण किया है। जीतू पटवारी सिर्फ और सिर्फ अपने नेताओं को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए सचिन वर्मा, बीजेपी प्रवक्ता राम पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता, और टीएन मनीष, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहला सवाल मैं सचिन वर्मा जी आपसे ही करूंगी। सचिन वर्मा जी, कांग्रेस जो है वो आरोप लगा रही है
कि हमें जो है जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है, सबसे पहले जिनके घर रेड डाली गई है उनको पकड़ कर लाएं, सकुशल उनसे पूछताछ की जाए, उसके बाद भरोसा किया जाएगा। क्या कहेंगे आप? देखिए, अब कांग्रेस तो हर क्षेत्र में ही कंफ्यूजन से भरी हुई है और भ्रांति फैलाने का ही काम जो है कांग्रेस के पास में अब रह गया है। अब कांग्रेस जो है, जो जांच एजेंसी जो है, जो ये सारी कार्रवाई कर रही है और ये सारे जब खुलासे हो रहे कि जो कार पकड़ी गई है जिसमें सोना मिला है, कैश पकड़ा गया है और कार्रवाई चल रही है, अब उसी एजेंसी पर क्वेश्चन मार्क लगाने का काम जो है कांग्रेस का। अब ये किस तरफ है ये तो इनको खुद को नहीं मालूम है कि किस तरफ है। ये जांच एजेंसी के खिलाफ में है, सरकार के खिलाफ में, क्योंकि इनके साथ में एक विडंबना ये है कि अगर ये जांच एजेंसी को कहीं भी अगर उसके सपोर्ट में कोई बयान दे देते हैं तो आज जो राहुल गांधी और गांधी परिवार के खिलाफ जो जांच एजेंसी कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं उनको उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। आज इनके जो नेता बेल पर चल रहे हैं तो उस पूरी प्रोसीडिंग को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये जो है एक विरोधाभास जो है इनकी बातों में सिर्फ इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये उस आईटी डिपार्टमेंट की कार्रवाई को सपोर्ट कर देंगे, उसकी तारीफ कर देंगे या उसके बारे में उसके पक्ष में कोई बयान दे देंगे तो कहीं ना कहीं ये बैकफुट पर राहुल गांधी के केस में आ जाएंगे, जहां पर कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ में जो कार्रवाई चल रही है उसके खिलाफ में वो वक्तव्य इनका जो पढ़ा जाएगा। तो कांग्रेस जो है अपनी जो है चमड़ी बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक साफ सफाई से एक वैध प्रक्रिया जो चल रही है उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगाने का कार्य कर रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। ठीक, आपके पास लौटेंगे। राम पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राम पांडे जी, बीजेपी का आरोप है कि जब तत्कालीन कमलनाथ की सरकार थी, जब वो सर से लेकर पैर तक उनकी सरकार जो थी भ्रष्टाचार में लिप्त थी और उनके करीबियों पर भी छापेमारी की गई है। जी, तो बीजेपी के तो बारे में सब जानते हैं ना कि उसका काम ही झूठ बोलना है, बात का बतंगड़ करना है। और कमलनाथ सरकार के समय भी परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत थे जो भारतीय जनता पार्टी में भी मंत्री हैं, और कमलनाथ सरकार पर इन्होंने बस आरोप लगाना है। इन्होंने तो इतना बड़ा आरोप लगाया था कि 15-15 लाख सबके खाते में डालेंगे। क्या हुआ उन 15-15 लाख खातों का? बाद में कहते हैं नहीं स्विस बैंक में तो कोई पैसा नहीं है। तो इनकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बात यह है कि जिस कांस्टेबल से 52 किलो सोना मिला है, 11 करोड़ कैश मिला है, जमीन खोद कर चांदी निकल रही है, तो कांस्टेबल यदि 100% भ्रष्टाचार भी करेगा तो इतना नहीं कमा पाएगा। आखिर ये कांस्टेबल के पास पैसा किसका है? कांस्टेबल किसके लिए पैसा लेता था? कौन सा मंत्री इस कांस्टेबल को संरक्षण दे रहा था? कौन सा मुख्यमंत्री इस कांस्टेबल को संरक्षण दे रहा था? बात इसकी है, आईटी ने छापा परिवहन मंत्री के ऊपर क्यों नहीं डाला, वर्तमान परिवहन मंत्री के ऊपर क्यों नहीं डाला? और जब से कांस्टेबल की जॉब थी और जो परिवहन मंत्री थे उनके यहाँ क्यों नहीं छापा डाला? और डबल इंजन की सरकार में 2014 के बाद किसी भी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के यहाँ छापा नहीं डाला गया है। अब ये पैसा कहां से आया? और कांग्रेस पार्टी ने कई बार कहा कि जो चेक पोस्ट है वहां अवैध कमाई चल रही है, 350 करोड़ प्रतिदिन की वसूली की जा रही है। अब ये सोना देखकर तो मुझे और आपको जितने लोग सुन रहे हैं शायद किसी ने भी एक साथ इतना सोना नहीं देखा होगा जितना एक कांस्टेबल के पास मिला है। सपोज कीजिए परिवहन मंत्री या किसी भ्रष्ट मंत्री के यहाँ छापा पड़ जाए तो वहां कितना सोना मिलेगा और वहां कितना कैश मिलेगा। तो ये जो करप्शन चरम पर चल रहा है इसका परिणाम हम और आप भुगत रहे हैं। 100 करोड़ रुपए प्रतिदिन सरकार कर्ज ले रही है और ये 100 करोड़ पूरा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं मंत्रियों की जेब में जा रहा है। और सबसे बड़ा कारण है ये जो मुख्यमंत्री बने हैं ये बनाए नहीं इसलिए गए हैं कि आप मध्य प्रदेश को लूटो, छत्तीसगढ़ को लूटो, राजस्थान को लूटो और जो बॉस बैठे हुए हैं दिल्ली में उनके पास पैसा भेजिए। तो ये चैन
ऊपर से नीचे तक है। ये चैन कांस्टेबल से होती हुई, मंत्री से होती हुई, मुख्यमंत्री से होती हुई, ये चैन दिल्ली तक गई है। अब बताइए, उसके यहाँ छापा पड़ता है और वो दुबई चला जाता है एक दिन पहले। मतलब छापा भी आईटी वाले तब जाते हैं जब वो दुबई पहुंच जाता है। उसको पकड़िए, उससे बात कीजिए कि एक्चुअल में ये पैसा किसका है। एक छोटे से कांस्टेबल का जो अनुकंपा नियुक्ति पर गया है, वो 24 घंटे भी नौकरी करेगा, 24 घंटे भी वसूली करेगा, तो इतना नहीं कमा सकता है। तो ये जो पैसा है वो किसी न किसी मंत्री का है, किसी न किसी बड़े नेता का है, और उसको सुरक्षा भी दी जाए। क्योंकि कई बार मामला ऐसा होता है कि इस तरह के लोगों की हत्या करवा दी जाती है, तो उसको सुरक्षित भी रखना है और उससे पूछना भी है कि आखिर ये पैसा किसका है। बिल्कुल ठीक है। राम पांडे जी लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, काली कमाई का कॉम्बो, हिस्सेदार कौन कौन और कितने नाम शामिल हो सकते हैं? देखिए रूबी, मैं आपको बता दूं कि ये विडंबना है कि सियासत तो हो रही ये है कि गिरेगा पे पार्टियां सरकारों में ये नई बात नहीं, क्योंकि आपको बताऊं तीन बड़े महत्व है राजनीतिक कोर्ट भी कह सकते हैं भ्रष्टाचार के खुले तौर। इसमें खनिज महकमा है, परिवहन महकमा और महकमा है, और ये पूरी जो प्रक्रिया है इस को लगातार सरकार चलाया जाता है। हमेशा ये होता रहा, क्योंकि इस आपको बता दूं कि ठीक है, अपनी पुत्री के साथ मनीष जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। आप कोशिश कीजिए हेडफोन अगर आप निकाल लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारी आवाज जी 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 कहें। आपकी आवाज जी अब आप सुन पा रहे? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो तीन विभाग है, खनिज विभाग, परिवहन विभाग और आपका राजस्व महकमा, इसमें नई बात नहीं है। ठीक है मनीष जी, आपके पास वापस लौटेंगे। आपकी आवाज प्रॉपर तरीके से हमारे पास पहुंच नहीं पा रही, वापस लौटेंगे। बीजेपी के पास पहुंचते हैं हम सचिन वर्मा जी के पास। सचिन जी, सवाल ये नहीं, कांग्रेस का ये कहना नहीं है कि वो जांच एजेंसी के खिलाफ है। कांग्रेस का सीधे तौर पर ये कहना है, ये आरोप है कि किस मंत्री के लिए वो पूर्व आरक्षक काम कर रहा था, उसको लेकर आइए, उससे सवाल कीजिए और उनकी सुरक्षा की भी मांग की है। क्योंकि ऐसे कहने में ऐसे जो मुद्दे होते हैं उस पर है ना कई बार हत्या भी कर दी जाती है, ऐसा आरोप है कांग्रेस का। हत्या की पूरी आशंका जता रही है कांग्रेस, और अगर ऐसे में उसको अगर कुछ हो भी जाता है तो आरोप बीजेपी पर लग सकता है। देखिए रूबी जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही जीतू पटवारी जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको सुना है, जिसमें इनके जो कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं वो सीधे सीधे तौर पर जांच एजेंसी के ऊपर ही आरोप लगा रहे हैं। वो जांच एजेंसी के ऊपर ही सारे आरोप लगा रहे हैं कि जांच एजेंसी ने जो है इन आरोपियों को या ये जो लोग हैं जो संलिप्त पाए गए हैं इनको भगाने का काम जो है वो जांच एजेंसियों ने ही किया है। तो इस तरह से जो है मेरा इसीलिए जो ये कहना है कि ये जांच एजेंसी के ऊपर जो है प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहे हैं कि जो कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस के जो संगठन के लोग जो है जिनके ऊपर जांच चल रही है, जिसमें ईडी, आईटी और अलग अलग जांच एजेंसियां इन्वॉल्व हैं, उन्हीं को बचाने के लिए ये जो कांग्रेस है, कांग्रेस की जो पूरा संगठन है, ये जांच एजेंसियों की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। अब ये समझने का प्रयास नहीं कर रहे कि जनता ये समझ रही है कि कार्रवाई चल रही है, वो कार्रवाई भी जो है सरकार ही कर रही है, और जो है ये प्रदेश भी भाजपा शासित है और केंद्र में भी भाजपा की ही सरकार है, और ये जांच एजेंसियां जो हैं ये सरकार के निर्देशों पर ही कार्रवाई कर रही हैं। तो आज जो है उन जांच एजेंसियों पर इस तरह का आरोप लगाना एक बड़ी जो है
एक छोटी जो सोच का घोतक है और इस तरह से जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है जांच एजेंसियों को डिमोरलाइज करने का काम कर रही है। ठीक है राम पांडे जी, बीजेपी का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जिस सरकार में कार्रवाई होती है विपक्ष का काम ही होता है कि जो आरोप है वो उसी की सरकार के सर मर दे। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा ही किया है कि उसकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में कार्रवाई हुई है, आरोप उसी पर लग रहे हैं? देखिए, आप सबने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी ने अजीत पवार पर आरोप लगाया था, 70,000 करोड़ का आरोप लगाया था, हजारों करोड़ की संपत्ति अटैच हुई थी। अजीत पवार ने बीजेपी का साथ दे दिया, अजीत पवार को दोष मुक्त कर दिया। ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम टैक्स ने सबने रिपोर्ट दे दी कि अजीत पवार भ्रष्ट नहीं है और जो भी संपत्ति जब्त की थी सारी की सारी वापस कर दी गई है। मध्य प्रदेश की दूसरी घटना देखिए, एक मनोज परमार था और एक नेहा परमार दंपत्ति थे। उनके बच्चों ने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा में गुल्लक प्रदान की थी, तो उन दंपत्ति ने आत्महत्या कर ली और आत्महत्या में उन्होंने लिखा कि मेरे ऊपर ईडी की जांच हुई और ईडी अधिकारियों ने मेरे ऊपर दबाव बनाया कि मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं। उनके बच्चों ने मीडिया से कहा कि जो वीडी शर्मा है उन्होंने ईडी को हमारे घर पर भेजा था और हमारे ऊपर दबाव बनाया था कि हम भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें। जब ये लोग ईडी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने तक के लिए भेज सकते हैं तो फिर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और अजीत पवार का तो मैंने एक आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे 50 हैं। और हत्या की मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि व्यापम घोटाले में हम देख चुके हैं कि 50 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी हैं और गुजरात में भी हम देख चुके हैं, जस्टिस लोया की हत्या हुई, हरेन पंड्या की हत्या हुई, आईपीएस संजीव भट्ट को जेल में डाल दिया गया। तो ऐसे कई हमारे सामने केस आ चुके हैं कि जहां हत्याएं हो जाती हैं जांच के दौरान। अब बात आ जाती है भ्रष्टता की, फिर मैं वही कह रहा हूं कि इतना ज्यादा भ्रष्ट सिस्टम हो चुका है। और ये जो बात आई है बाहर निकल के, उसका एक बड़ा कारण ये है कि दो पूर्व परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत और भूपेंद्र सिंह दोनों एक दूसरे के ऊपर लगातार कुछ दिनों से आरोप लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को पार्टी से निकालने की बात कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। और ये जो अभी जो जांच हुई है वो कहीं ना कहीं उन दोनों के झगड़े का ये परिणाम है कि ये उन दोनों के झगड़े में इस कांस्टेबल पर कार्रवाई हो गई। अब उन दोनों में से किसका पैसा है, या जो वर्तमान में जो परिवहन मंत्री है उनका पैसा है या किसी बड़े अधिकारी का पैसा है? क्योंकि एक कांस्टेबल का पैसा 52 किलो सोना, 11 करोड़ कैश, चांदी, मतलब अरबों की संपत्ति एक कांस्टेबल की नहीं हो सकती। एक अनुकंपा नियुक्ति पर जिसकी नौकरी लगी है उसकी नहीं हो सकती, और जो नौकरी छोड़ भी चुका है ठीक है उसकी ये संपत्ति नहीं हो सकती है। ये संपत्ति किसी न किसी मंत्री की है। ठीक है राम पांडे जी, हम बार बार कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक, सचिन जी से इसका जवाब लेंगे राम जी, लेकिन सबसे पहले हम मनीष जी के पास पहुंचेंगे। हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं मनीष जी। काली कमाई का कॉम्बो, हिस्सेदार कितने और कौन कौन? आप अपना जवाब दे रहे थे लेकिन हम तक पहुंच नहीं पाया। जी जी, मैं आपको बताऊं कि अगर हम पीछे पलट के देखते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए ये कोई पहला मौका नहीं है मुझे। और इसके पहले भी आप देखेंगे कि सिंचाई विभाग के वो दंपत्ति जो गुजर चुके हैं और उनके साथ भी कितना बड़ा मामला महाघोटाला सामने आया था। एक तरफ तो मध्य प्रदेश की सरकार आकंठ कर्ज पर है, दूसरी तरफ स्थिति है कि 88,000 करोड़ अब तक का सबसे बड़ा कर्ज लेने की तैयारी है। तीसरी बात यह है कि मुख्यमंत्री जी लगातार वैश्विक स्तर पर जा रहे हैं कि हमारे पास आप निवेश लाइए और मध्य प्रदेश को समृद्ध बनाइए। और ऐसी स्थिति में जब मैं कह रहा था कि काजल की कोठरी माने जाने वाले 3 विभाग, राजस्व विभाग, परिवहन विभाग और पुलिस विभाग, जिसमें कि परिवहन विभाग की तलई इस तरह से खुली। अब इसके अगर पृष्ठभूमि में जाए तो क्या ये 2 मंत्रियों के बीच के झगड़े का नतीजा था या क्या था? लेकिन इसमें अगर निष्पक्षता के साथ जांच होगी तो ये तय मानिए कि मध्य प्रदेश में प्रशासनिक तौर पर निरंकुशता इस कदर हावी मानी जाएगी खुलासा होने के बाद कि आईएएस स्तर के अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, इसमें संलिप्त तो पाए जाते हैं और निष्पक्षता के साथ अगर जांच होती है तो एक छोटी मछली को बड़ी मछली खाती है, ये हमेशा होता आया है। ये अर्थशास्त्र का नियम भी है।
तो ऐसे में क्या इस बार यही होगा? और मुझे जो है मरहूम राहत इंदौरी साहब की वो लाइनें याद आ रही है जिसमें उन्होंने एक शेर ये कहा कि भीतर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए, कितने शरीफ लोग थे सब खुल के आ गए। तो ये जो शराफत का चोला है ये किस स्तर पर है और कहां कहां तक गया है, कितने सफेदपोश इसमें इन्वॉल्व हैं और इसमें पूर्ववर्ती सरकारों के समय से क्या कुछ हुआ है। अगर ये पूरी ट्रेल निकलेगी तो मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आग लगी है तो धुआं उठ रहा है और इतना बड़ा धुआं उठेगा ये हमने सोचा भी नहीं था। ये वही मध्य प्रदेश है जिसमें पीछे हमने ड्रग्स का इतना बड़ा कारोबार देखा जो वैश्विक स्तर पे लोगों को हिला गया कि आखिर भोपाल राजधानी में नाक के नीचे एक ऐसी फैक्ट्री जिसको फर्नीचर के नाम पे संचालित माना जा रहा है और उसमें से ड्रग्स का इतना बड़ा खजाना निकल रहा है। तो ये जो पूरा की पूरा मामला हो रहा है ये शांति के टापू के लिए अच्छे संकेत नहीं है। एक ईमानदार और एक मध्य प्रदेश का सच्चा नागरिक होने के नाते, पत्रकारिता के नाते मैं यही उम्मीद करता हूं सरकार से, केंद्र से, एजेंसियों से और सभी विपक्षी दलों से कि इस समय कृपया सियासत को एक तरफ रखिए, मध्य प्रदेश की शांति के टापू की, हमारे गौरव की, हमारी आन बान और शान की रक्षा में आप आगे आइए। संवैधानिक तौर पर इस लड़ाई को लड़िए, संवैधानिक तौर पर आप दरवाजे खटखटाइए, अगर गलत हो रहा है तो एजेंसियों के पास जाइए और जो भी आपके पास तथ्यात्मक सबूत है लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करते हुए उसको आप आगे लाइए। क्योंकि ये समय बीजेपी और कांग्रेस करने का नहीं है रूबी, ये समय मध्य प्रदेश को बचाने का है। ये समय मध्य प्रदेश के हर नागरिक को जिसके ऊपर 60,000 करोड़ से 60,000 रुपए से अधिक का जो है पर डे का खर्चा इस समय हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से सरकार कर्ज पे डूबती जा रही है, आज हमारी जो आबादी है उस आबादी को भी इस कर्ज का कहीं ना कहीं भागी बनना पड़ेगा। हम करारोपण का शिकार भी होंगे। तो ये जो लीकेजेस हैं, ये जितनी भी विसंगतियां हैं, जितने भी छिद्र हैं, उन छेदों को भरने का साहस आना चाहिए, होना चाहिए। और डॉक्टर मोहन यादव एक युवा मुख्यमंत्री है, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ उनको लाया गया पार्टी के द्वारा, आला कमान के द्वारा, और जिस आशा के साथ उनने अपने आप को झोंका हुआ है मध्य प्रदेश के लिए, वो मान रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, आ रहा हूं और तमाम तरह के प्रयास कर रहा हूं, विदेश में घूम रहा हूं, सब जगह मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे मैं एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश का निर्माण करूं। लेकिन स्वर्णिम मध्य प्रदेश तो एक तरफ आप देखिए कि रातीबढ़ के मंडोरा के जंगलों में क्या कुछ आया, आप देखिए कि उस आरक्षक के पास क्या कुछ आया जिसके पास में सिटी सेंटर में अपनी पत्नी के साथ केवल एक छोटा सा डिस्को चलाता था, डांस की क्लास चलती थी इसकी ग्वालियर शहर में, और उसके बाद अचानक से इसने बीआरएस लिया। बीआरएस लेकर अपने आप को, और एक बात और बताई जा रही है कि इसने किसी बड़े बांध के ठेके में भी हाल ही में हाथ डाला था। तो कुल मिला के ये और इसके मित्र और ये जो छोटी मछली है, इनके पीछे आखिर कौन वो बड़े लोग हैं जो सफेद पोश हो सकते हैं, जो ब्यूरोक्रेट हो सकते हैं, जो लाल फीताशाही का शिकार कर रहे हैं पूरे सिस्टम को, ब्यूरोक्रेसी को, क्योंकि उसमें आरटीओ की टोपी दिख रही है। और ये भी बताया किसान ने कि उन्होंने आरटीओ के हूटर को और आरटीओ की जो प्लेट थी उसको तोड़ने की भी कोशिश की। तो कुल मिला के ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत चिंता का विषय है, और मध्य प्रदेश के नागरिक होने के नाते हम सभी को अपने अपने स्तर पर इसमें निष्पक्ष जांच की मांग करनी चाहिए। और हम विपक्ष से भी एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की उम्मीद पत्रकारिता के और मीडिया के नाते कर सकते हैं चौथे स्तंभ। बिल्कुल ठीक है। राम पांडे जी, सरकार को घिरता देख मुस्कुरा रहे हैं आप, आपके पास आएंगे, लेकिन सवाल इस वक्त सचिन वर्मा जी से। सचिन जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सौरभ को भगाने में जांच एजेंसियों का हाथ है, क्योंकि इसकी जान को खतरा है, क्योंकि ये जो है वो छोटी मछली है, अभी पूरा बड़ा मगरमच्छ है, वो अभी सामने आना बाकी है, कई मंत्री का नाम आने की आशंका है। इस तरह से है कि आग भी लगाना है और मातम भी मनाना है। तो कांग्रेस जो है उसी जांच एजेंसी से फर्दर इन्वेस्टिगेशन की और फर्दर कार्रवाई की जो है गुजारिश कर रही है, जिसके ऊपर वो आरोप लगा रही है। वो आरोप लगा रहे हैं उसी एजेंसी के ऊपर जो अभी तक कार्रवाई करती आ रही है, और अब उसी से ये चाह रहे हैं कि सुरक्षा प्रदान की जाए उस व्यक्ति को। तो कांग्रेस जो है अभी तो तय नहीं कर पा रही कि उसको क्या करना है, क्योंकि अभी तो इन्होंने आशंका जाहिर कर दी है उसकी हत्या की, और उसी एजेंसी के ऊपर इनके अध्यक्ष जी वो आरोप लगा रहे हैं उस व्यक्ति को भगाने में जो कार्रवाई कर रही है।
तो अगर कार्रवाई करनी ही नहीं थी, उसको भगाने जैसा दुष्कृत्य करना था, तो फिर ये जब्ती क्यों होती? ये जब्ती क्यों होती? ये कैश क्यों पकड़ा जाता? ये सोना क्यों पकड़ा जाता? अब कांग्रेस को जो है थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। जो लोग इसमें संलिप्त हैं, अगर वो मुख्य सचिव स्तर के भी लोग हैं, तो उनके खिलाफ भी जो है, अगर एजेंसी को ऐसा लगता है तो कार्रवाई की जाएगी। और जो है थोड़ा सा जो है जांच एजेंसीज अभी भी उस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया है, अभी भी जो कार्रवाई वो चल रही है, और उसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो गई है और सीबीआई भी जो है इन्वॉल्व हो गई है। तो अब थोड़ा सा उसका इंतजार करें और एजेंसीज अपना काम करेंगी। इसका आश्वासन जो है हम सरकार की तरफ से आपको देते हैं कि कार्रवाई जो है निष्पक्ष की जाएगी, और कार्रवाई चल रही है। ठीक है राम पांडे जी, निष्पक्ष कार्रवाई का आश्वासन मिला है और कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि जांच एजेंसी पर सवाल खड़े करना कांग्रेस की बात में विरोधाभास है। जी, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरे हक में क्या फैसला देगा, तो ये तो सब जानते हैं। और हम बार बार कह रहे हैं कि संविधान खतरे में है। संवैधानिक जो संस्थाएं हैं अपना काम नहीं कर रही हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नंबर के सर्वोच्च नेता ने संविधान का अपमान किया, अंबेडकर जी का अपमान किया। अंबेडकर 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 फैशन हो गया है, क्या ये भगवान है क्या है, इतना उनका अपमान किया। तो वो जो अपमान था वो अंबेडकर जी का नहीं था, वो संविधान का था, लोकतंत्र का था, संवैधानिक संस्थाओं का था, देश का था। ये न देश को मानते हैं न संस्थाओं को मानते हैं, सब कुछ इन्होंने जेब में डाल रखा है। सीबीआई के डायरेक्टर को आधी रात में हटा दिया था, महाराष्ट्र की सरकार को हटा दिया था, 4 बजे ये मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा देते हैं। तो ये जो अभी झगड़ा निकल के आया है सोने का, तो ये इनके मंत्रियों का झगड़ा है। और बात कह रहे थे स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बनाने की, तो ये तो मध्य प्रदेश में जो बचा कुचा सोना था उसको भी ये लूटने का काम कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार भ्रष्ट है, मंत्री भ्रष्ट है, सब कुछ भ्रष्ट है, पैसा ऊपर जा रहा है। और इसका एक ही जवाब है कि जनता इनको जवाब दे। जनता जब तक इनको चुनाव में नहीं हराएगी, ये हमारे देश को लूटते रहेंगे, मध्य प्रदेश को लूटते रहेंगे, और आरोप ये विपक्ष पर लगाते रहेंगे। मैं उस समय इसलिए हंसा था कि जितने भी राजनीतिक विश्लेषक आते हैं वो बीजेपी के साथ साथ विपक्ष को भी लपेट लेते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में 20 साल से लगभग 20 साल से विपक्ष की सरकार नहीं है और केंद्र में 11 साल से नहीं है। तो जब तक हम वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़े नहीं करेंगे तो ये व्यवस्था नहीं सुधरेंगी। हम विपक्ष को भी टारगेट करेंगे। अपनी बात रखी है, उन्होंने किसी का साइड नहीं लिया। मैं उनके अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं उनके अकेले की बात नहीं कर रहा, मैं उनके अकेले की बात नहीं कर रहा। मैं तो रोज ही डिबेट में जाता हूँ। तो जब आप 20 साल पुरानी सरकार को कटघरे में लेंगे, 11 साल पुरानी सरकार को कटघरे में लेंगे, तो वर्तमान जो भ्रष्ट सरकार है वो नहीं सुधरेगी। जब तक हम वर्तमान भ्रष्ट सरकार पर सवाल नहीं उठाएंगे, वर्तमान भ्रष्ट सरकार को टारगेट नहीं करेंगे, भाई आप दोनों को पक्ष विपक्ष को दोनों को भ्रष्ट बता देंगे, तो फिर तो वर्तमान का जो सिस्टम है वो सुधरेगा ही नहीं। क्योंकि आपने तो विपक्ष को भी उसी कटघरे में खड़ा कर दिया। यदि हमें सिस्टम को सुधारना है तो वर्तमान सरकार से सवाल पूछना सवाल पूछना जरूरी है, और वर्तमान सरकार को कटघरे में खड़ा करना जरूरी है। जहां जहां हमारी सरकार है हमसे सवाल पूछना चाहिए, हमारी सरकार में कोई कमी है तो सवाल उठाना चाहिए। लेकिन 20 साल मामला पुराना ले जाए या 11 साल पहले की सरकार को यदि कोसा जाएगा तो वर्तमान सरकार नहीं सुधरेगी, और ये जो भ्रष्टाचार है ये लगातार बढ़ता जाएगा। ठीक है राम पांडे जी। ठीक है मनीष जी, वादे दावे और आश्वासन किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी जिस तरह से राम पांडे जी ने कहा, पहले उनकी बात का मैं जवाब दे दूं। मैंने बहुत ही विनम्रता पूर्वक एक बात कही थी रूबी कि हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में सशक्त विपक्ष की भूमिका के नाते कांग्रेस इस मुद्दे को हर उस फोरम पर उठाए जिस फोरम पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में उसको अधिकार मिला हुआ है। हमने ये कहा। और दूसरी बात 20 साल वाली बात नहीं है, बीच में माननीय कमलनाथ जी की भी सरकार रही है कुछ समय तक, तो उस समय का भी पूरा जो मामला है, क्योंकि मैंने ये कहा कि ये परिपाटी है, ये संस्कार है, ये नियम है तीनों महकमों का। ये मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, चाहे वो खनिज महकमा हो, चाहे राजस्व महकमा हो, चाहे परिवहन महकमा हो, इसमें कोई नई बात नहीं है। ये बस ये है कि किसी का छुप जाता है, किसी का छप जाता है। और मंशा पर सवाल अभी हम इसलिए नहीं उठा सकते कि अगर ये बरामदगी हुई है तो अब हमें ये बहुत धैर्यपूर्वक देखना चाहिए कि वास्तव में जांच एजेंसियां
किस दिशा पे ले जा रही है मामले को? क्या वास्तव में उसका पटाक्षेप पूरी ईमानदारी से होता है? अगर नहीं होता है तो सशक्त विपक्ष के नाते कांग्रेस भी और मीडिया भी खोजी पत्रकारिता के साथ इस मामले को आगे लाए ना, पूरी तरह से समझाए, सरकार को कटघरे में खड़ा करे। हम कब पीछे हट रहे हैं? लेकिन इस तरह से बोल देना कि हमने पक्ष विपक्ष दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया, ये बिल्कुल न्यायसंगत नहीं है, न्यायोचित नहीं है। क्योंकि विपक्ष से हम उम्मीद नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे? संवैधानिक व्यवस्था में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक विपक्ष चौकीदार होता है, जनता की उसकी उम्मीदें होती है, मीडिया से उसकी उम्मीदें होती है कि वो एक सशक्त विपक्ष की भूमिका में रहे। और क्या ऐसा नहीं होता है कि प्रतिपक्ष के नाते आप कहीं ना कहीं खुलकर के सामने नहीं आ पाते? क्यों नहीं आ पाते हैं आप? आखिर ऐसा क्या है? क्या आप ये मानते हैं कि आपके साथ कुछ इस तरह की स्थितियां हैं जो आपको रोकती है खुलकर बोलने में? आप बोलिए ना, आप लाइए खुलकर, सामने आइए, आपको पूरा समर्थन है मीडिया का, चौथे स्तर का, लेकिन आप उस स्तर पे लाइए तो मामले को। तो मेरा कहना यह कि इतना बड़ा मुद्दा मिला, इसके पहले कितने बड़े मुद्दे मिले? क्या सशक्त विपक्ष के नाते कांग्रेस उन मुद्दों को सड़क पर लाकर जनता के दरवाजे पर उस स्तर पे ले आई क्या, जिस स्तर पे लाना चाहिए था? ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करना होगा कि कांग्रेस आखिर सशक्त तौर पर अपने विपक्ष की भूमिका के साथ ठीक है मनीष जी, जनता को समय की कमी है, ठीक है, समय की कमी है। पांडे जी बिल्कुल संक्षिप्त में आप अपना जवाब दीजिए, बिल्कुल संक्षिप्त में, समय की बहुत कमी है। 16 दिसंबर को कर्ज क्राइम करेक्शन को लेकर भोपाल में 1 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे थे और मैं स्वयं गया था। राहुल गांधी जी के ऊपर 30 से ज्यादा केस लग चुके हैं। अभी उत्तर प्रदेश में प्रभात पांडे नामक हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई, आसाम में हमारे कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। हमारे कार्यकर्ता नेताओं पर सैकड़ों हजारों केस चल रहे हैं, ईडी की जांच चल रही है, हमारे काम धंधे बंद कर दिए गए हैं, हमें जेल में डाल दिया गया है, थाने में डाल दिया गया है, हमारी डंडों से पिटाई की गई है। लेकिन फिर भी हम जनता के लिए लड़ रहे हैं। तो हम हमेशा जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब देश की आजादी के लिए हम लड़े तो ये मोदी और अमित शाह और ये मोहन यादव और शिवराज से लड़ना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब तक देश को हम विकसित देश विकास की ओर न ले जाए, ये भ्रष्ट सरकार को न हटा दे, भ्रष्टता खत्म न कर दे, शिक्षा की ओर ध्यान न दे, विकास की ओर ध्यान न दे, समय की कमी है, चर्चा को आगे नहीं बढ़ा सकती। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारा खास कार्यक्रम आमना सामना में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।